हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए करते हैं बढ़िया सी अपनी क्लास। यहाँ पर टाइम हो चुका है हमारा। आज की जो क्लास है साइंस की क्लास अगेन है। इसके पहले की जो साइंस की क्लास हुई थी कल, हमने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था फ्यूल से संबंधित, और ये भी कहा था कि इसके बाद मैं आपको एक क्लास और करवाऊँगी जो आपके फ्यूल के टॉपिक से ही कनेक्टेड होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी रिलेवेंट चीज़ें हैं, उनके बेसिस पे अब तक पूछे गए हैं। इसीलिए मैं वो टॉपिक आपको यहाँ पर अभी ज़रूर करवाना चाहूँगी। होपफुली कि अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं तो आप एक इजी टॉपिक से अच्छा क्वेश्चन का नंबर गेन कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये चीज़ यहाँ पर मैं करवा रही हूँ। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। बज रहे हैं रात के 9 और यहाँ पर हम एक अच्छी सी क्लास कर रहे हैं। इस क्लास में हम साइंस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। साइंस की क्लास आपकी ऑलरेडी काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, 2-3 क्लासें, तो थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हुए जो मल्टीपल टाइम पूछे गए टॉपिक से क्वेश्चंस हैं उन्हें हम ज़रूर से यहाँ पे कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपकी सॉल्व होती चले। आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। पूरी क्लास को देखिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए। आपकी जितनी भी हेल्प होगी मेरी ओर से वो मैं ज़रूर करूँगी। क्लियर है? चलिए, हमने कल कई सारे फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था। हमने कई सारे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में पढ़ा। उनकी कुछ रिलेवेंट प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में प्रश्न हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ से, इनके सेट ऑफ एग्जाम्पल से, कई अलग अलग तरीके से आते हैं, तो हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है? चलिए, तो देखिए, जब मैंने आपको बताया था तो आपको मैंने 3 प्रकार बड़े बताए थे। ठीक है? एक सॉलिड था, एक लिक्विड था, एक गैस था। जैसे स्टेट होती है, स्टेट ऑफ मैटर होता है, वैसे टाइप ऑफ फ्यूल्स भी थे। उनमें आपको कई सारे एग्जांपल्स भी मैंने ऑलरेडी बता रखे थे। अभी हमें उन्हें उनके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना है। ब्रीफ इन द सेंस ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड फ्यूल्स की। किसकी बात करेंगे? सॉलिड फ्यूल्स की, यानी कि ठोस ईंधन। तो सबसे पहले ये क्लिक करना चाहिए कि ठोस ईंधन क्या होता है। ठोस ईंधन के बारे में जानना चाहिए। तो इसके बारे में प्रश्न आपको आया कि ठोस ईंधन क्या होता है, ठोस ईंधन से आप क्या समझते हैं, अपना अभिप्राय बताइए। कई अलग अलग चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है, ध्यान से देखना, करते हुए चलना है। जैसे कि ठोस ईंधन के बारे में है, मैं बहुत ही सावधानीपूर्वक धीरे धीरे करके हर बार बताऊंगी ताकि आप गलतियां ना करें और एक ही बार क्लास में इन चीज़ों को कवर अप करते हुए आगे बढ़ जाएं। तो है कि जो ईंधन कमरे के तापमान पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर, किस पर? रूम टेम्परेचर पर अपनी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, अपनी एक सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, अपनी एक ठोस कंडीशन में पाए जाते हैं, उन्हें आम तौर पर ठोस ईंधन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? यूजली देखा जाए तो हम उन्हें ठोस ईंधन कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ईंधन कमरे के तापमान पर अपनी, मतलब रूम टेम्परेचर है, जैसे रूम टेम्परेचर होता है उस पर अपनी उसी स्टेज में वो पाए जा रहे हैं, तो आमतौर पर ठोस ईंधन कहा जाता है। वे पहले प्रकार के ईंधन थे जिनका उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता था। ये पहले फर्स्ट टाइप ऑफ फ्यूल्स कहलाए हैं जिनका यूज़ ह्यूमंस बींग्स के थ्रू किया गया है। मूल रूप से आग पैदा करने के लिए लकड़ी। जी हाँ, आग को आपको पैदा करना है। सूखी लकड़ियाँ देखिए कितनी जल्दी से, अगर उसे थोड़ी सी भी आग लगती है, थोड़ा सा भी, तो कितना खखरा के जलती है। जैसे आप कह सकते हैं कि इस समय गेहूँ कटा होगा, नहीं है तो गेहूँ में देखो खेतों में जैसे लग जाती है, सूखा हुआ फल, सूखा हुआ अनाज जल जाता है। तो यहाँ पर मतलब एक अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोयला का फॉर्म होता है, कुछ इसी एग्जाम्पल में आता है। कोयला मनुष्य के लिए ज्ञात है प्रभावशाली ईंधनों में से एक है। हम जानते हैं ठंड में काफ़ी यूज़ करते हैं और मतलब अलग अलग जगह पे काफ़ी इसका डिफरेंट यूज़ होता आ रहा है आज तक, क्योंकि ये भट्टियों को जलाने से लेकर भाप इंजन चलाने और औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो सॉलिड फ्यूल में अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, देखते हैं, तो कोयला जो है, ब्लैक कोल जिसको कहा जाता है, वो सबसे यूनिक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपको दे देगा 4 अलग अलग ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A, B, C, D। तो जब आपको उसमें से ठोस ईंधन क्या है पता होगा तो आप 4 कोल पे टिक कर देना, आपका नाम काम हो जाएगा, नंबर आपको गेन कर लेना है। अदरवाइज लिखने को आ रहा है कि आप लिखो अगर उसको, तो आप टिक करके लिख दो, तो नंबर बढ़िया आपको मिल जाएगा। ठीक है? सॉलिड ईंधन क्लियर हुआ। ठोस ईंधन किसे कहते हैं या क्या है,
अगर पूछा जाएगा तो अब आप लिख लेंगे कि नहीं 100% हाँ हमें हाँ आंसर करिए कि अगर अभी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है कुछ भी है तो आप इसको 100% कर लेंगे। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं इनके लाभ की। लाभ भी इनसे है, आपको लिखने को आता है कि बताइए कोई ठोस ईंधन से होने वाले कोई दो लाभ बताइए। तो ये चीज़ आपको पता होगी तभी तो आप लिखेंगे ठोस ईंधन से होने वाले कोई दो लाभ। तो सबसे पहला जो लाभ है, ठीक है, वो है आसान परिवहन और भंडारण। आसान परिवहन और भंडारण, अच्छा स्टोरेज हो जाता है, लोग रख भी लेते हैं और वैसे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। कम उत्पादन लागत, उत्पादन की जो लागत है वो इसमें कम लगती है। मध्यम क्या दिखा हुआ है, इग्निशन तापमान, जो वो इग्निशियस टेम्परेचर होता है उसके बारे में यहाँ पर कह रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको इसके बारे में ये समझ के चलना है कि सिर्फ ये मतलब कोयला की प्रॉपर्टी नहीं है, एक पर्टिकुलर फ्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे सॉलिड फ्यूल जितने एग्जाम्पल्स आते हैं उनके लाभ हैं। समझ रहे हैं ना, क्या है उनके लाभ हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, तो मैंने लाभ बता दिया। बात कर लेते हैं नुकसान की। किसकी, नुकसान की। क्या क्या हमें नुकसान है। पहला, ऊर्जा का बड़ा भाग बर्बाद हो जाता है। एनर्जी का जो एनर्जी में कई सारे फॉर्म्स होते हैं, कई सारे स्टेट होते हैं, तो जो बड़ा भाग है वो वेस्ट हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। संभालने की लागत अधिक है और नियंत्रण करना भी कठिन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब मेंटेनेंस चार्ज जो है वो ज़्यादा है और कंट्रोल करना भी बहुत कठिन है। राख की मात्रा अधिक होती है, क्लिंकर बनने के साथ साथ जल जाती है। राख भी बहुत ज़्यादा बनता है तो काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि राख भी इतनी हेल्पफुल नहीं होती है। तो देखिए मैंने क्या किया, छोटे छोटे 3 पॉइंट लिए। क्यों लिया, क्योंकि हम बड़ा नहीं लिखते हैं, आपको पता है हम लोग को छोटा छोटा लिखना होता है, कम समय में ज़्यादा लिखना होता है। तो ये चीज़ के लिए इसलिए मैंने ऐसे पॉइंट्स लिए कि अगर आप ऐसे देख के कर ले रहे हो तो दिक्कत नहीं होगी और कम समय में अच्छा लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो ये मैंने एक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। यहाँ तक क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे बहुत जल्दी ही। थोड़ा सा कोर्स कवर कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बात कर लेते हैं तरल ईंधन की। अब तरल क्या है, लिक्विड फ्यूल में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हम लिक्विड फ्यूल के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अधिकांश तरल ईंधन पृथ्वी की पपड़ी में गर्मी और दबाव के संपर्क में मृत पौधे और जानवरों के जीवाश्म अवशेष से प्राप्त होते हैं। फ्यूल कहाँ जल्दी मिलता है, आप पेट्रोल देख रहे हो कितना महंगा है, देख रहे हैं कि नहीं, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ होता भी नहीं है, मंगाना पड़ता है, इतना अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ बनने में भी बहुत लॉन्ग टर्म ऑफ ड्यूरेशन का टाइम लगता है। तो अधिकांश तरल ईंधन पृथ्वी की पपड़ी में गर्मी और दबाव के संपर्क में मृत पौधे और जानवरों के जीवाश्म अवशेषों से प्राप्त होते हैं। तरल ईंधन के बजाय तरल ईंधन का धुआं ज्वलनशील भी होता है, ठीक है, बर्न करता है, हीटिंग प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ नुकसान भी बहुत करता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख के इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं कि तरल ईंधन के कोई 2 लाभ बताइए। तरल ईंधन के कोई 2 से 3 लाभ बताइए। तो कई सारे हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब सारे याद करो। बस ये ध्यान रखो कि 2-3 पूछा है तो 2-3 मतलब एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 नंबर में आए तो भी आप लिखिए, 2 नंबर में पूछा है। और थोड़ा सा इनके ना छोटे छोटे फिगर्स भी बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉपी यूनिक लिखनी है। तो आंसर भी होने चाहिए, छोटे छोटे फिगर्स भी होने चाहिए, जो आप खुद से वहाँ पर बना पाएँ तो आपका ये काम काफ़ी आसान हो जाएगा और आंसर राइटिंग भी काफ़ी प्रॉपर हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आई बात यहाँ तक? होपफुली नो इश्यू है और आराम से आप समझ रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फिर पहला लाभ यहाँ पर। पहला जो फर्स्ट बेनिफिट है वो क्या हो रहा है। तो पहला बेनिफिट यहाँ पर है, प्रति इकाई द्रव्यमान और उच्च कैलोरी के मान इनके रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनकी कैलोरीज वैल्यू के हिसाब से, बिना राख और क्लिंकर आदि के जलाई। ठीक है, दहन को नियंत्रित करना भी आसान होता है, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। मतलब अगर कोई कंडीशन है या कुछ भी है तो कंट्रोलेबल होती है। पाइपों के माध्यम से परिवहन आसान है और बिना किसी नुकसान के अनिश्चित, एक सेकंड, क्या लिखा हुआ है, अनिश्चित काल तक संग्रहित किया सकता है। मतलब हम इनके थ्रू, पाइपों के थ्रू ट्रेवलिंग कर सकते हैं, या पाइपों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे करना काफ़ी आसान है। और जो है इनको स्टोर करना भी उतना मुश्किल नहीं होता है। ऊर्जा की हानि तुलनात्मक रूप से कम होती है। जो एनर्जी का लॉस होता है
वो तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो कम होता है। दहन के लिए भट्टी में कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम दहन की बात करें तो भट्टी में कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ें इनके की टर्म्स के तौर पर हैं, या कह सकते हैं कि इनके बेनिफिट पॉइंट्स की तरफ है। तो आप इनमें से 2-3 छोटे-छोटे कोई भी याद रखिए, और अगर इनसे संबंधित चीज़ें पूछी जा रही हैं, टॉपिक्स में आ रही हैं, तो आप उनको आराम से वहाँ पे मेंशन करिए। आपके लिए बेनिफिट होगा, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? कोई समस्या आपको दिख रही है? उम्मीद है कि नहीं दिख रही होगी, और चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी ईजी होंगी। ठीक है, तो लाभ के बारे में तो जो था वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया पूरा कॉन्सेप्ट, सारी बातें मैंने आपको एकदम क्लियर कट में समझा दी है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नुकसान की बात कर लेते हैं। जो नुकसान है, जो लॉसेस हो रहे हैं, वो क्या हैं? लॉस के बारे में तो पहला है कि ठोस ईंधन की तुलना में तरल ईंधन की लागत बहुत कम है। सॉलिड फ्यूल की अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो तरल की लागत बहुत कम है। सॉलिड जो है वो काफ़ी महंगा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है इन कंपेरिजन टू दैट। तो इसलिए लोग जो है फिर ये तरल फ्यूल की लागत को भी देखते हुए, स्टोरेज को देखते हुए प्रेफर करते हैं। और हम सबकी ये आदत है कि जो चीज़ कम में मिल रही है या आपको दिक्कतें कम हो रही है, आप उनको ही लेते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो ये मैंने आपको बता दिया बहुत ही सिंपल तरीके से, जो कि पूरा क्लियर बताया। भंडारण के तरीके महंगे हैं। स्टोरेबल चीज़ें इनकी महंगी क्योंकि लीकेज होने की बहुत चांसेस होती है, फिर वो वहाँ से लीक होके बहुत सारे नुकसान होने की संभावनाएं हैं। तो इन चीज़ों को ना थोड़ा सा सही से देख के प्रॉपर सेटअप में रखा जाता है। आग के खतरे का खतरा बहुत है। आग के खतरे का अधिक खतरा देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अधिक अधिक कुशल दहन के लिए विशेष जलने वाले उपकरण की आवश्यकता होती है। कुशल दहन की बात करते हैं तो विशेष जलने वाले उपकरणों की आवश्यकता भी है। तो मतलब नुकसान भी है, सब चीज़ें प्रॉफिटेबल या बेनिफिटेड नहीं है, आपको नुकसान भी देखने को मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिए हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? देखिए, मैं बड़ा इस बार नहीं करवाने वाली हूँ, और आप लोग समझदार हैं, दो तो आपने दे रखा है, सब पता है आप लोग क्या करना है, कैसे करना है। बस उन्हीं की टर्म्स को मैं यहाँ पर आपको करवा दे रही हूँ, जो आपको आपकी हेल्प कर देंगे, और कम समय में आपको चीज़ें अवेलेबल भी हो जाएंगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए, फटाफट क्लास को लाइक कर देना, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, ताकि अच्छे क्वेश्चन और चीज़ें हो जाएँ, और हम इसी रफ्तार में हर चीज़ को करते हुए आगे बढ़ सकें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शानी क्लासेस में आना लाइक तो बनता है। मैं आप लोग के लिए हर चीज़ मैनेज करने का प्रयास कर रही हूँ, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिना किसी लॉस के, बिना किसी उसके, एक फटाफट लाइक हो जाए, एक अच्छा सा कमेंट हो रहा है आप सभी की ओर से, ताकि मैं उसी एनर्जी के साथ फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट डे भी क्लास शेड्यूल करूँ और आपको हर चीज़ें अवेलेबल हों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गैसीय ईंधन की। अब गैसीय फ्यूल क्या है? दो स्टेट ऑफ कंडीशन के फ्यूल्स तो हमने ऑलरेडी आप पढ़े, उनके हानि देखे, उनके लॉसेस देखे। हमें बात करनी है गैसीय ईंधन की। अब ये क्या है, क्या नहीं है, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर जानना होगा और समझना होगा कि इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। क्लियर दिख रहा है? आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है, गैसीय ईंधन ठोस और तरल ईंधन से निर्मित होने के अलावा प्रकृति में भी पाए जाते हैं। ठोस गैसीय ईंधन ठोस, सॉलिड और फ्लूइड ईंधन से निर्मित होते हैं। ठीक है, उससे फॉर्मेशन होता है या उससे बने होते हैं। इनके अलावा, इनके एक्सपेक्ट अलावा प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन गैसीय ईंधन के में आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, इन सभी के मिश्रण से बने, किसी एक पर्टिकुलर से नहीं होते हैं। इनमें सबकी प्रेजेंस होती है, सबकी प्रेजेंस से बने होते हैं, और अवेलेबिलिटी के साथ भी देखे जाते हैं। अगर हम इनके लाभ की बात करें, यही प्रश्न बनेगा कि गैसीय ईंधन या गैसीय ईंधन के निम्नलिखित कोई 2-3 लाभ बताइए। तो पहला लाभ है कि पाइप के माध्यम से परिवहन आसान है। अगर हम पाइप के थ्रू देख रहे हैं तो पाइप के थ्रू जो परिवहन है वो काफ़ी आसान है। ले जाना, करना, या यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है इन कंपेरिजन टू अदर। उसके बाद यहाँ पर स्पार्किंग दहन वास्तव में आसान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, इसमें जो ऊष्मा है उसकी मात्रा अधिक होती है। उपयोग के बाद साफ कर सकते हैं, ईजिली है, और काफ़ी चीज़ें इनको देखने को मिलती है। बर्नर वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारी जितनी भी फ्यूल्स हैं सबकी अपनी अलग अलग स्टेट ऑफ बातें हैं, हानि है, लाभ है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हमें समझना है। तो यहाँ पर है, बड़े भंडारण टैंकों की आवश्यकता है। बड़े बड़े जो भंडारण टैंक हैं उनकी भी नीड यहाँ पर है।
क्योंकि वे अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, इसलिए आग के खतरों की संभावना वगैरह को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक होती है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि सख्त सुरक्षा उपायों का पालन करने की आवश्यकता होती है, जो कि कभी कभी नहीं की जाती है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा देखने को आता है और लोगों को ऐसी मुसीबतों से जूझना पड़ता है। तो फ्यूल्स हैं, मतलब इनको प्रॉपर तरीके से रखिए अगर काम कर रहे हैं या जो कुछ भी हैं, क्योंकि इनसे जितने ज़्यादा लाभ हैं उतने ज़्यादा कई ज़्यादा उनके हानि भी हैं, जिससे इन्वायरमेंट को पूरी इन्वायरमेंट की जो लाइफ साइकिल है सब पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो फ्यूल्स है तो फ्यूल से खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो छोटे छोटे 3 बड़े बड़े प्रकार थे, इनमें बड़े बड़े प्रकारों में छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको क्लियर बताई है। उम्मीद है एग्जाम्पल आए, MCQs आए, लिखने को आए, लघुत्तरी में कुछ भी है, अब आप गलत नहीं करेंगे और कर ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बातें? ये PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और ही अच्छा सा टॉपिक इसमें दिया गया आपके सिलेबस में, जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न या पॉइंट्स उठते हैं। तो जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की पपड़ी के नीचे दशकों के दबाव और तापमान के अधीन पौधे और जानवरों के मृत और सड़े हुए अवशेषों से बनता है। जो जीवाश्म ईंधन है, जो पपड़ी है, छाल है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, जानवर है, प्लांट है, जो मृत है, डेड डिकेइंग चीज़ें हैं, जो कचरे बच जा रहे हैं या कलेक्शन कहीं से कुछ कलेक्ट होकर साइट आउट हो रहा है, ऐसी जितनी भी अगड़म अगड़म चीज़ें हैं जो कुछ भी हैं वो इसके अवशेष से हैं। मुख्यतः कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन हाइड्रोकार्बन, ये एक MCQ बनता है, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ये सुविधाजनक और प्रभावी भी काफ़ी होते हैं, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, काफ़ी मदद भी करते हैं। वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैलोरी मान प्रदान करते हैं, भले ही अप्रचुर मात्रा में उपलब्ध, मतलब कम है लेकिन यूजेबल है। फिर भी ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। विश्व के प्रदूषण की सूचना के एक बड़े हिस्से में इनका जलना काफ़ी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी दिक्कत इसमें देखने को मिली हुई है। समझ में आई बातें, क्लियर हुआ? तो ऐसे फ्यूल्स के बारे में, मतलब फ्यूल से प्रश्न आएंगे। अब सिलेबस में दिया है तो जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा। तो फ्यूल का टॉपिक आपका होता है ये चीज़ें। जीवाश्म ईंधन के प्रकार की बात करते हैं तो कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैसें हैं, थोड़ा इनका नाम वगैरह ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक यहाँ पर है परमाणु ईंधन। अब ये क्या होता है, किसे कहते हैं, तो परमाणु ऊर्जा देने के लिए उपभोग की जाने वाली कोई भी सामग्री परमाणु ईंधन होती है। अगर हम टेक्निकल रूप में देख रहे हैं तो परमाणु ऊर्जा देने के लिए कोई भी सामग्री बनाई जा सकती है। इनकी व्यवहारिकता, प्रेजेंस, इन सब को ध्यान में रखते हुए जिन्हें परमाणु ऊर्जा जारी करने के अधिक बाधाएं नहीं होती, आप बना सकते हो, आप इजी टू यूज़ कर सकते हो। अधिकांश परमाणु ईंधन में भारी विखंडनी तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे फ्यूज़न वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जहाँ पर आप कह सकते हो न्यूट्रॉन से टकराते हैं, न्यूट्रॉन से एक्सक्रीशन, बहुत सारी चीज़ें उसमें निकलती हैं, एक चेन बनी होती है जिसमें परमाणु रिएक्टर के कंट्रोल रेट को ध्यान में रखा जाता है, फिर उनको बनाया जाता है। परमाणु ईंधन के कुछ सामान्य उदाहरण तो है वो यूरेनियम 235 है। ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लिखने की परिभाषा अगर इफ़ कैनी केस में आती तो आती है, नहीं तो नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम्पल से प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ईंधन की कैलोरी मान और उनके दोहन कैसे किए जाते हैं, इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगी। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये जो रेड हाईलाइटेड नाम वगैरह है ये थोड़ा ध्यान रख लो कि मे भी अगर MCQs में आ जाए या आपको एग्जाम्पल्स वगैरह पूछ ले तो इसको आप बनाकर लिख पाओ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की काफ़ी अच्छी क्लास हुई जो यहाँ पर लगभग हुई 20 मिनट की, हम वैसे भी करते हैं और जो भी टॉपिक्स हैं वो भी आपको कवर करवाए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। जितना सिलेबस बड़ा है और थोड़ा सा अलग भी है और समय कम मतलब कंपेरिजन टू सेमेस्टर, लेकिन कोई नहीं, पेपर तो देना है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, कीप स्माइलिंग।